इन तमाम चीज़ों की अपेक्षा पहले से ही थी। प्रशासन ने कल देर रात एक निर्देश जारी किया है, तमाम प्रमंडलीय आयुक्तों को नाम से आईजी, डीआईजी, एसपी, जिलाधिकारी तमाम लोगों के नाम से एक निर्देश जारी किया गया है और बिहार के 38 जिले सुपर अलर्ट मोड पर जा चुके हैं। तमाम प्रशासनिक तैयारियां की जा चुकी हैं। ज़रूरत पड़ने पर धारा 144 और बाकी दूसरे भी एहतियातन जो इंतजाम किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, उसकी भी समीक्षा की जा चुकी है। सबसे अहम बात आपको बता दें कि जब आप हार रहे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेना एक बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़े जिगर का काम होता है। और जब आप हार रहे होते हैं उस समय हार का ठीकरा आप दूसरों के सर पर फोड़ दें तो वो बहुत आसान काम होता है। जिस तरीके से पुष्पम प्रिया चौधरी की बात कर लें या आने वाले समय में हो सकता है महागठबंधन के नेता भी इस तरह का आरोप लगाएं कि ईवीएम हैक हुए हैं। सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं अमित सिंह जी। सर, एक सवाल, क्या लगता है इस बार ईवीएम हैक हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, ये तो हर चुनाव का एक बड़ा है हास्यास्पद चीजें बन चुकी हैं। ये जो ईवीएम हैक करने की बात होती है, ये लोकसभा में हुई, दूसरे प्रदेशों में भी हुई, बिहार में भी। मुझे आपको भी पूर्ण आशा इसका होगा कि रिजल्ट आने के बाद जो है ईवीएम हैक की बातें जो निकल के आएगी। तो इन बातों में मुझे कोई दम नहीं लगता। मुझे इस पे कोई विश्लेषण करने का भी, ये पुरानी बातें हो चुकी। और सर, मैं रोक रहा हूँ। पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की जो सुप्रीमो हैं और जाहिर तौर पर खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया था, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले आरोप लगाया है कि ईवीएम हैक हो चुके हैं और तमाम जो वोट्स हैं ना वो एनडीए को जा रहे हैं। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। मैंने भी वो ऐड देखा था फर्स्ट डे। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले भी बहुत सारा कई बीच में आते रहता है, मैंने देखा है। और मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ या उनके पक्ष में नहीं, मुझे उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। हाँ, इतना मालूम है कि वो एक अच्छे नेता की बेटी है, बाहर से पढ़ के आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं और संघर्ष कर रही हैं। तो उन्हें अभी इन सब विवाद की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, अनुभव से सीखना चाहिए। उनके साथ जो भी एक दो लोग हैं अनुभव वाले, उनसे बातें करके और उन्हें संघर्ष के रास्ते पे जो चल पड़ी हैं उस पे चलते रहना चाहिए। और ईवीएम के बारे में, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इनके बारे में शायद उनको ज़्यादा नहीं मालूम हो, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से या जो ईवीएम के इंजीनियर हैं उनसे पहले बातें कर ले। ईवीएम हैक करने की बात करने वाले जो नेता होते हैं या जो नेता बनना चाहते हैं, उनकी मुझे लगता है कि अगले चुनाव में या जब भी वो चुनाव की बातें करेंगे या गांव में जाएंगी या बातें, उनकी और भी जनता के सामने स्थिति खराब होगी, छवि खराब होगी और वो अपनी वही छवि खराब कर रही है। ईवीएम हैक की बात सर, ये तो ईवीएम हैक करने की बात हुई। अब एक सवाल यह उठता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो हमने देखा, 5 चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार थे, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव थे, एसडीपीए की तरफ से रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा थे और पुष्पम प्रिया चौधरी द प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो थी। 5 चेहरे थे। इसमें नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा नहीं रहे थे। तेजस्वी यादव अपने सीट से लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 3 नेता, पुष्पम प्रिया की तो खैर हमने अभी बात कर ली, इन दोनों को अगर उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की बात कर लें तो इनका खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव ने कोरोना के समय या पटना की बाढ़ त्रासदी जो थी उस दौरान जो जनता के बीच में काम किया था, वो एक नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं कर सके या जनता ने उन्हें एक समाज सेवी मान लिया था? आप कुंदन जी सही कह रहे हैं। जनता ने उन्हें एक समाज सेवी मान लिया था और उन्होंने जनता के बीच में उनकी एक छवि 3-4 सालों में एक बड़े अच्छे छवि निखर के सामने आई है, ऐसी बात नहीं है। पप्पू यादव में जनजीवन लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ दुख बांटने की वो कोशिश करते हैं, गले लगा के रोते भी हैं, लोग उनसे भी गले लगते हैं। लेकिन अभी बिहार में जो राजनीति है ना, वो उसकी सिर्फ 2 ही धुरी है। वो एक तो राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी धुरी भारतीय जनता पार्टी।
पहले आप इसको जदयू कह सकते थे, बट जदयू की ग्राफ अब चूंकि 15 साल हो गई, एंटी इनकम्बेंसी है, नीचे जा रही है, तो उस बीच में भारतीय जनता पार्टी उभर के बाहर आई। इस चुनाव में आप देखें कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने बीट करके अपने सीटों को बढ़ाया है। तो ये दूरी है। बाकी ये जितने भी सो कॉल नेता हैं, ये जो भी हैं, ये अभी समाज सेवी के रूप में इनको लोगों ने अच्छी जगह दी है। आप आइए, समाज सेवा कीजिए, आपके साथ मैं भी हूं, बट वोट में तब्दील होने की बात है तो जनता इनको इनके पुराने हरकतों को देखते हुए अभी भी वोट देने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पप्पू यादव का एक अपना पुराना इतिहास भी रहा है और जिसके लिए वो बिहार में जाने भी जाते रहे हैं। लिहाजा पप्पू यादव बिहार के जिस इलाके से आते हैं, उस इलाके में उनका एक जो पुराना इतिहास की बात की जा रही है, उस इतिहास के बारे में पूरी बिहार की पूरी जनता जानती है, समझती है। ऐसे में आपको बता दें कि पप्पू यादव को आज की तारीख में पटना हो या कोसी सीमांचल का इलाका हो या पूरे बिहार की बात कर लें, कोविड-19 के दौरान भी जिस तरीके से पप्पू यादव ने आगे बढ़ के फंसे हुए मजदूरों को, छात्रों को बिहार वापस बुलाने का काम किया था, उस परिस्थिति में भी उन्होंने एक सराहनीय काम किया था। उनके प्रयास की काफी सराहना भी की गई थी और बिहार की जनता जिसको उन्होंने मदद पहुंचाया था, वो जनता भी आज भी पप्पू यादव को एक समाज सेवी के तौर पर याद रखती है। लेकिन पप्पू यादव अपने आप को एक राजनेता के तौर पर स्थापित नहीं कर सके। हालांकि उनके पार्टी जाप से, जनाधिकार पार्टी से उन्होंने प्रत्याशियों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की थी, लेकिन उनके प्रत्याशी कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और इस विधानसभा चुनाव में अभी तक जाप का खाता खुलता हुआ दिख नहीं रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता जो लोकसभा में 2 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से खुद भी चुनाव हार चुके थे। भारत सरकार के पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री के तौर पर काफी लंबा समय काम किया था उन्होंने, लेकिन बिहार की राजनीति में भी उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित नहीं कर सके। कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है या जो जिस जमात की और जिस राजनीति की वो बात करते हैं, उनको एक नीतीश कुमार के विरोधी के तौर पे जनता, ज्यादातर लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार और उनमें एक राइवलरी रहा है शुरू से। एनडीए में आए थे, भाजपा के साथ मिलके चुनाव लड़े थे, 3 सीटें जीते, मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद फिर उन्होंने एनडीए को छोड़ा। एनडीए छोड़ने के बाद वो फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन बनाने की बात करते रहे। फिर यहाँ भी उन्होंने इस गठबंधन को छोड़ा, फिर खुद से एक पार्टी बनाई। तो ये जितने भी, मैं पहले भी कहा हूँ, ये जो छोटी छोटी पार्टियां बना के चुनाव में आते हैं, इन्हें अभी बिहार की जनता जो जहां तक वो समझ पाती हैं, उनको लगता है कि ये वोट कटवा पार्टी आ गई है और अगर हम इसको वोट देते हैं तो ये सिर्फ वोट काट के रह जाएंगे, ये जीतेंगे नहीं। और जब जीतेंगे नहीं तो वोट काटेंगे, तो इसलिए मैं इनको वोट क्यों दूं। तो इस बार के चुनाव में वोट कटवा के तौर पर अगर किसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी तो वो चिराग पासवान है, लोजपा प्रमुख। तो आपको क्या लगता है, दोनों उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव और चिराग पासवान, क्या फर्क महसूस करते हैं? आप इतिहास में बिहार विधानसभा का इतिहास उठा के देखिए तो लोक जनशक्ति पार्टी की कभी भी इतनी अहमियत बिहार विधानसभा में नहीं रही। आप 2000 इससे पीछे चले जाएं 15 में, उसके पीछे चले जाएं 2010 में, उसके पीछे चले जाएं 2005 में, तो सेंट्रल में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किया करते थे और वो लगातार मंत्री बने रहे। वो कहा जाता था कि मौसम विज्ञानी है, जिधर जाते हैं वो सरकार बनती है। बट आप स्थानीय बिहार जो राज्य का असेंबली है, बिहार विधानसभा में लोजपा की कभी भी इस तरह की उपस्थिति नहीं हुई। अगर वो गठबंधन में चुनाव लड़ते भी तो उनको उतनी सीटें दी जा रही थी। वो गठबंधन छोड़े, फिर जनता दल यू के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा, भाजपा के खिलाफ नहीं उतारा। हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो उनका भी राजनीति कहीं ना कहीं भाजपा के इर्द गिर्द ही घूम रहा
और उनको ये लगता है कि भाजपा को पकड़ के ही कुछ नैया पार लग सकती है विधानसभा में, बिहार में इस चुनाव में, और उनको अपना आधार वोट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आधार वोट के साथ कोई अन्य वोट या अन्य किसी भी प्रकार का उन्होंने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। जनता के बीच में वो रहे नहीं, जनता में उनकी पैठ नहीं है। तो गाहे बजाए वो इस तरह की बातें करके, जदयू का खिलाफ करके, मुख्यमंत्री का खिलाफ करके, आप एक एग्जाम्पल ले लें, एक वामपंथी नेता है कन्हैया, वो अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। जब भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री के, उनको लगता है कि ऐसे करके मीडिया में लोगों के बीच, कुछ तबके जो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं उनके बीच, तो मैं ये शो कर रहा हूं, मैं वामपंथ राजनीति कर रहा हूं। आप ये देखे होंगे इस बार नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूं, नीतीश कुमार उन्होंने ऐसा किया, मैं भ्रष्टाचार का जांच कराऊंगा, ऐसे लग रहा है वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इससे जनता में एक बहुत ही एक निगेटिव मैसेज गया लोजपा के प्रति। तो वो एक प्रमुख वोट कटवा पार्टी जो आपने बात किया ना, इतने वोट कटवा पार्टी में, उसमें वो प्रमुख वोट कटवा पार्टी के रूप में इस बार उभर के सामने आई है। और आप देखिएगा रिजल्ट के अंत में मुझे लगता है कि एलजेपी बिग जीरो, 1-2 होंगे अभी सीट, शायद अभी तक आते आते 1-2 हो गए होंगे, वो भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसने अपने मकसद में, चिराग पासवान जी ने उनका जो मकसद था उसमें वो कामयाब रहे। 15 मेरे अनुमान के हिसाब से जो मैंने आकलन किया है, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का 10 से 15 सीटों का नुकसान करवा दिया, उसमें वो खुश हैं। नुकसान करवाने में ही उनकी भलाई है, और बाकी उनको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बिहार की जनता के मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिहार में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, इसकी उन्होंने कभी बात नहीं की। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अरे फर्स्ट तो तब आएगा ना जब आप बिहारी के बारे में बात करेंगे। आप पॉजिटिव राजनीति नहीं करके निगेटिव राजनीति कर रहे हैं। चलिए।